आखिर ससुर ने अपने ही दामाद को घर से क्यों निकाल फेंका। देखो बेटा, अब तुम्हारी कोई बात मुझे नहीं सुननी है, तुम ऐसा ही समझ लो। अब तुम निकलो यहाँ से, अमर सिंह ने सीधे सीधे अपने दामाद दीपक से कह दिया। पर पापा जी, हमारी रिजर्वेशन तो परसों की है, मतलब परसों शाम को हम दोनों जाएंगे। क्या आपको सुरभि ने कुछ भी नहीं बताया? सुरभि ने हमें क्या बताया और क्या नहीं बताया, अब इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परसों की रिजर्वेशन तुम्हारी सुरभि के साथ थी, अब तुम यहाँ से सुरभि के बिना ही जाओगे, समझ आया? अमर सिंह ने कड़कड़ाती आवाज में कहा। तुम अकेले ही यहाँ से जा रहे हो, हम सुरभि को तुम्हारे साथ नहीं भेज रहे। अमर सिंह ने चिल्ला चिल्ला कर अपने शब्द कहे। पर क्यों? दीपक की आवाज़ में हकलाहट पैदा हो गई और आवेश में उसके होंठ कांपने लगे। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी सुरभि के साथ हुई थी। अचानक 2 महीनों के बाद ही सुरभि के भतीजे की मुंडन सेरेमनी थी, इसीलिए दोनों कल ही इलाहाबाद से अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद सुरभि का मायका था। पहला प्रभाव और जीवन भर ससुराल वाले हाथ जोड़कर पीछे घूमते रहे, ऐसी शिक्षा उसके शादीशुदा अनुभवी दोस्तों ने घोट कर पिलाई थी। वह भी अपने ससुराल में रौबदार छवि बनाकर जीवन भर के लिए अमिट छाप छोड़ देना चाहता था। इसी रौब के लिए दीपक ने ससुराल आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। गर्म चाय को ठंडा कहकर ठुकराना, घर के बने खाने को बेस्वाद कहकर घर से बाहर खाना मंगवाना और इधर उधर रिश्तेदारों में बैठे हुए सुरभि की बुराइयां करते हुए उसे देख लिया था कि लोग उसके साथ बहुत आदर और नम्रता से पेश आ रहे हैं। वह अपने मन में सोचने लगा कि उसने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों की बोलती बंद कर दी है। दूसरे दिन सुबह घर में पूजा पाठ हो रहा था। सब लोग बड़े वाले कमरे में बैठे हुए थे। चारों तरफ मंत्र उच्चारण सुनाई दे रहे थे। रिश्तेदार एक दूसरे के साथ बातचीत में भी मशगूल थे। बाल कटवाते समय सुरभि का भतीजा पुलकित जोर जोर से चिल्ला रहा था। शायद वह नाई के उस्तरे और कैंची से डर रहा था। सुरभि तालियां बजा बजाकर उसका ध्यान बटा रही थी। अचानक दीपक ने पीछे से आकर सुरभि से कहा, 2 मिनट मेरे साथ आओ। सुरभि दीपक के पीछे पीछे चल दी। दूसरे कमरे में जाकर दीपक ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे 10,000 रुपये निकाले हैं? सुरभि हैरान रह गई और बोली, क्यों, मैं क्यों निकालूंगी, मुझे क्या पता। मैं देख रहा हूँ कि जो पैसे मैं लेकर आया था उसमें से 10,000 कम है। दीपक बोला, आप एक बार फिर से देख लीजिए, यही होंगे। देखो, अगर तुमने लिए हैं तो मुझे बता दो, अगर किसी को दिए भी हैं तो भी मुझे बता दो। क्या तुमने मुझसे पूछे बिना अपने आप शगुन दे दिया? दीपक तरह तरह के प्रश्न पूछ रहा था और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। सुरभि ने एक बार फिर कहा, नहीं, मुझे क्या ज़रूरत थी, मैंने नहीं लिए। दीपक ने गुस्से से एक थप्पड़ सुरभि के गाल पर दे मारा। सुरभि तिलमिला गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर भी उसने संयम नहीं खोया और बोली, लाइए मैं देखती हूँ। दीपक अटैची के सामने खड़े होकर बोला, हाथ भी मत लगाना, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है क्या? सुरभि हक्की बक्की रह गई। वह सोच रही थी कि इस समय तो सब लोग हाल में बैठे हैं, किसने 10,000 चोरी कर लिए होगा। उसे कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं नजर आया जो एक 10,000 की छोटी सी रकम के लिए अपने चरित्र को गंवा बैठे। आज तक घर में अनेक पर्व त्योहार हुए थे, हर बार सभी रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, लेकिन आज से पहले ना तो किसी की चोरी हुई थी और ना ही किसी ने चोरी चकारी का इल्ज़ाम लगाया था। वह भौचक्की खड़ी थी कि दीपक बोला, मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, 10,000 खोना कोई मजाक नहीं होता। मैं किसको कहूँ, किससे पूछूँ? मैं इसलिए चुप हूँ कि यहाँ सभी तुम्हारे रिश्तेदार हैं। एक चोर के पीछे मैं सबको चोर नहीं ठहरा सकता, यह तो मेरी शराफत है। इस बार मैं आ गया, अब आगे से कभी नहीं आऊँगा। सुरभि दीपक की बातों से डर गई और उसने बहुत ही करुण स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में उसकी नज़र दीपक की छाती से घूमती हुई उसके लोअर की बेल्ट तक पहुंच गई। उसने देखा कि दीपक की बेल्ट कुछ अजीब ढंग से मुड़ी और उभरी हुई है। वह एकदम से बोली, वैसे आप अपनी बेल्ट के अंदर क्या छुपा रहे हो? कुछ छिपा रखा है? लाओ मैं चेक करती हूँ। दीपक 2 कदम पीछे हट गया
और बेशर्मों की तरह हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा कहकर उसने अपनी बेल्ट में से छिपाया हुआ 10,000 रुपये निकालकर मुट्ठी में ले लिया और कहा, डर गई ना, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो मजाक भी नहीं समझती हो। अब सुरभि उसे सुनने के लिए विवश नहीं थी। उसने बिना वक्त गवाए उसका कमरा छोड़ दिया और हाल में जहाँ मुंडन सेरेमनी हो रही थी वहाँ लौट कर आ गई। अब तक मुंडन सेरेमनी हो चुकी थी और भैया भाभी सुरभि का इंतजार कर रहे थे। मुंडन के बाद बुआ को भतीजे को नहलाना था। उनके यहाँ यही रिवाज था। भाई अमन सुरभि को देखते ही उसके पास आया और बोला, क्या हो गया था? तू जीजा जी के साथ अंदर गई थी। सुरभि ने अपनी सारी व्यथा भाई को बता दी। भाई ऐसी हरकत को मजाक कहने वाले दीपक के विरुद्ध था। उसने पिताजी को सारी बात बताई, जिसका परिणाम यह था कि तुरंत अमर सिंह ने निर्णय लिया, सुरभि से उसके बारे में पूछताछ की। अंत में सुरभि के सहमति से यह निर्णय लिया कि हमारी लड़की किसी भी हाल में इस तरह के घटिया इंसान के साथ जीवन नहीं बिताएगी। फिर भी सोच विचार बाद में करेंगे, दीपक ने अमर सिंह से फरियाद करते हुए कहा। पापा जी, आप मुझे 2 मिनट सुरभि से मिलने तो दीजिए। तुम्हें सुरभि से मिलने दूँ? अमर सिंह भड़क गए और बोले, जिस तरह की तुमने बात की है और जैसी बातें तुम कर रहे हो, ऐसी बातों का चलन हमारे घर में नहीं है और ना ही सुरभि इस तरह के छल कपट को करना जानती है। तुम दोनों के बीच अब क्या घटित होने वाला है यह हम बाद में सोचेंगे, लेकिन मेरे घर में मेरी ही बेटी का अपमान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इसके बाद भी तुम्हें उससे बात करने का मौका चाहिए। अब मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। तुमने क्या सोचा था कि परिवार और पारिवारिक संबंध इतने सस्ते होते हैं? तुमने अपनी हरकत से बता दिया कि तुम तो हमारी बेटी के लायक भी नहीं हो। हाल में उपस्थित सभी रिश्तेदार हक्के बक्के से रह गए। अमर सिंह ने सबके बीच में जोर जोर से कह दिया कि यह लड़का कहता है कि इसके 10,000 रुपये किसी रिश्तेदार ने चुरा लिए। मेरी लड़की को दबाने की कोशिश कर रहा था। बीत गए पुराने जमाने, जब माँ बाप लड़कियों को उनकी ससुराल में किस्मत के सहारे छोड़ देते थे। मेरी बेटी हमारी आंखों का तारा है। ऐसे बेहुदा लड़के को अपनी लड़की दे दूं? अच्छा हुआ हमें इसके बारे में जल्दी पता चल गया। अमन बेटा, तुम कहाँ हो? इसको घर से निकालो। जब तक यह घर से नहीं निकलेगा तब तक हम मिठाई नहीं बांटी जाएगी। तुम मुंडन की मिठाई बांटोगे, मैं इसके जाने की मिठाई बांटूंगा। हाल में एकाएक सन्नाटा सा छा गया। सब लोग अमर सिंह और उसके परिवार वालों को अच्छी तरह से जानते थे। अमर सिंह ने चिल्लाकर कहा, इसके पिताजी को फ़ोन लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। बात बिगड़ती देखकर दीपक उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अमर सिंह ने कहा, आगे और पीछे की गुंजाइश नहीं रही बेटा, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। अभी तुम्हारे पिताजी को भी बता देता हूँ ताकि कल कोई यह इल्ज़ाम न लगा दे कि लड़के के साथ हाथापाई हुई थी। सारे साक्ष्य अपने हाथ में लेकर अभी इसी वक्त तुम्हें स्टेशन भेज रहा हूँ। अमन ने दीपक के पिता को फ़ोन मिलाया और दीपक के दुर्व्यवहार की बात बता दी। बाहर टैक्सी वाला हॉर्न रुक रुक कर बजा रहा था। उसी वक्त सुरभि कमरे में आई और बोली, पापा जी इनसे कहिए अब यह हमारे घर और मेरे जीवन से दूर निकल जाएं। मैंने टैक्सी मंगवा दी है और पेमेंट भी कर दी है। दीपक चुपचाप सिर झुकाए टैक्सी में जाकर बैठ गया। उसकी बाजी उल्टी पड़ चुकी थी। उसकी गलत सोच ने उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। उसकी स्थिति तो डूब मरने वाली थी। वह सोच रहा था कि उसकी भूल की कोई माफ़ी नहीं है। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।